चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं हमारा। हम आपको बता दें कि इससे पहले हमने जो क्लास लिए हैं वो बहुत अच्छी अच्छे अच्छे क्वेश्चन को हमने डिस्कस किए हैं यहाँ पे, है ना। तो आपको देखना है पीछे जाके, आप एक बार चेक कर लीजिए। जो क्वेश्चन है सारे स्टेट पीएससी के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए यहाँ पे, ठीक है। स्टेट पीएससी के क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए जो कि डायरेक्टली आपका एसएससी जेई वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है, ठीक है। और दूसरी चीज़, एसएससी जेई के भी प्री वाले और मेंस वाले हमने क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस कर चुके हैं। तो आपको इन चीज़ों को यदि रिव्यू करना है, देखना है, तो आप हमारे पीछे जाके लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं, राइट। हम बात करने वाले हैं 51 से नेक्स्ट आगे की ओर। चलो तो स्टार्ट करते हैं। सिंपल है, देखो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है। द इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस ऑफ अ फ्लूइड वेल्ड डिपेंड्स ऑन, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन। जो इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस है आप फ्लूइड वेल्ड की, ठीक है, फ्लूइड वेल्ड की जो थ्रोट थिकनेस है वो डिपेंड्स करेगी किस पे, ठीक है। डिपेंड्स ऑन एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस, एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस, लेंथ ऑफ वेल्ड, राइट, लेंथ ऑफ वेल्ड एंड परमिसिबल शियर स्ट्रेस एंड टाइप ऑफ वेल्ड, ठीक है। तो इसमें आपका हो क्या जाएगा आंसर। पहली चीज तो इसमें एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस, ये आंसर होगा इसका, राइट। एंगल बिटवीन फ्यूजन फेसेस, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। चलो आगे बात करेंगे थोड़ा सा यहाँ पे। इसके बैकग्राउंड में चलते हैं थोड़ा सा। इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस जो होती है ना, इफेक्टिव थ्रोट थिकनेस होती है टी इक्वल्स टू आपका के इंटू एस, ठीक है, के इंटू एस। अब यहाँ पे हम बात कर रहे हैं तो एस तो आपका साइज ऑफ वेल्ड है, ठीक है, ठीक है। के है आपका क्या, एक एक तरीके से आपका पैरामीटर जो एक के है आपका विच डिपेंड्स ऑन एंगल बिटवीन फ्यूजन फैक्टर, राइट। तो के की वैल्यू होती है ना। यदि एंगल है आपका एंगल, तो उसमें के की वैल्यूज होती है। जैसे कि 60 टू 90 रहा, 60 टू 90 रहा तो वहां पे एंगल हो जाएगा कितना, 0.7, ठीक है। वहीं पे यदि 90 से 100 रहा तो ये हो जाएगा 0.65, ठीक है, 0.65। और वहीं पे यदि 101 से 101 से, ठीक है, 101 से आपका 106 डिग्री रहा, है ना, 101 से 6 डिग्री रहा तो ये हो जाएगा 0.6। और वहीं पे ही यदि 101 से 113 रहा तो हो जाएगा यहाँ पे कितना, 0.55, ठीक है, 0.55। और वहीं पे 114 से 120 डिग्री रहा तो हो जाएगा तुम्हारा 0.50, ये चीज है ना। तो ऐसे ये आपको ये सारी के की ये है आपकी के की वैल्यू और ये है आपका एंगल। तो पॉइंट ये 6 है, यहाँ पे 6 है तो 6 के बाद में 7, ठीक है, ऐसे याद रख लेना है। फिर 90 और 100 में आपका हो जाएगा कितना, 0.65। वही वैसे ही आपका यहाँ पे 6 है तो यहाँ पे 6 याद रख लो, ठीक है, ठीक है। तो 100, ये देखो 113 है तो यहाँ पे 0.55। तो जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा वैसे वैसे वैल्यू कम होगी, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 है आपके और 0.7 से स्टार्ट है, ठीक है। 60 से स्टार्ट है, 90, ठीक है, 100, 90, 101, 100, ये सारी कहानी है यहाँ तक की, ठीक है। चलो ये चीज हो गई आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपन जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या क्या है, देखो आज अपने को कंप्लीट करने हैं टोटल 200 क्वेश्चंस की सीरीज। समझ रहे हो बात को। यदि आप हमारे साथ जुड़े हुए हो तो आपको ये चीज भाई करने में बहुत ही मजा आएगा। चलो तो स्टार्ट करते जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 52 देखो। फॉर द प्लेट गर्डर शोन इन फिगर बिलो बाय विच, देखो प्लेट गर्डर है, ठीक है, शोन इन फिगर बिलो बाय वी यूजिंग, ठीक है, व्हाट एक्शन इज पैनल ए डिजाइन। पैनल ए, देखो पैनल ए है तो इसको डिजाइन करने के लिए आप कैसे करोगे, क्या चीज हो जाएगा इसमें 52 का। सिंपल सपोर्ट क्रिटिकल एक्शन,
टेंशन फील्ड एक्शन, बीयरिंग फोर्स एक्शन, क्या हो जाएगा इसमें? 52 का सिंपल। ठीक है, तो इसमें तो पहली चीज राइट, इसमें हो जाएगा आपका टेंशन फील्ड एक्शन 52 का। ठीक है, ये कैसे है देखो, इफ इफ इंड एंड इंटरमीडिएट, रुको, ठीक है, इफ इंड एंड इंटरमीडिएट ट्रांसवर्स स्टिफनेस है ना, आर प्रोवाइडेड, स्टिफनेस आर प्रोवाइडेड, देन टेंशन फील्ड मेथड, ठीक है, देन टेंशन फील्ड मेथड, ठीक है, और उसके बाद में ऑफ फाइंडिंग शियर बकलिंग स्ट्रेंथ ऑफ वेब में बी यूज्ड, राइट। इट अकाउंट्स फॉर पोस्ट बकलिंग स्ट्रेंथ प्रोवाइडेड, ठीक है, पोस्ट बकलिंग स्ट्रेंथ प्रोवाइडेड बाय द स्टिफनर्स, ठीक है। चलो, इसमें आपका प्रोवाइडेड बाय द स्टिफनर्स, ये सारी कहानी हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें हो जाएगा आपका क्या, बी, आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। देखो, द मैक्सिमम परमिशिबल वर्टिकल डिफ्लेक्शन, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है, नॉन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स, ठीक है, इफ द एलिमेंट इज ससेप्टिबल क्रैकिंग, ठीक है, इसमें ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है भाई, है ना, तो इसको ध्यान रखना है। इसका आंसर हो जाएगा क्या आपका, सिंपली, ठीक है, 53 का ए, है ना, 53 का ए, स्पान डिवाइडेड बाय 36, स्पान डिवाइडेड बाय 36, राइट। ये 350 नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, 360, ठीक है, 360 हो जाएगा आंसर आपका, सिंपल। देखो यहाँ पे बोल क्या रहा था कि द मैक्सिमम परमिसिबल वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम, ठीक है, मैक्सिमम परमिसिबल वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम इन नॉन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग इफ द एलिमेंट इज ससेप्टिबल फॉर क्रैकिंग, क्रैकिंग की यहाँ पे बात कर रहा है, ठीक है, क्रैकिंग की बात कर रहा है, बात समझ में आ रही है ना, क्रैकिंग की बात कर रहा है ना यहाँ पे। देखो, द मैक्सिमम परमिसिबल वर्टिकल डिफ्लेक्शन ऑफ अ सिंपली सपोर्टेड बीम इज नॉन इंडस्ट्रियल बिल्डिंग, क्रैकिंग, तो क्रैकिंग में आपका 360, ठीक है, स्पान डिवाइडेड बाय 360, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चेक करो, 54, राइट, 54 में यहाँ पे देखना, देखो 54 यहाँ क्या बोल रहा है, सिंपल 54 में देखो, राइट, which of the which of the option given below are true about how the commonly used structural steels are made, ठीक है, क्या बोल रहा है, हाउ द कॉमनली यूज्ड स्ट्रक्चरल स्टील आर मेड, ठीक है, स्ट्रक्चरल स्टील आर मेड। अब इसमें क्या हो जाएगा आपका, सिंपल ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ पे चेक करना है ना, बोल रहा है कि जो आपका स्ट्रक्चरल स्टील यूज करते हैं अपन किसके लिए, जो आपका, ठीक है, कॉमनली यूज्ड पर, ठीक है, कॉमनली यूज्ड पर्पस के लिए, तो उसमें आपकी जो जो कार्बन कंटेंट है ना, उसमें कितना रहना चाहिए, राइट। देखो, वेरी लो कार्बन स्टील, ठीक है, लेस देन 0.1%, लो कार्बन स्टील 0.1 to 0.25%, मीडियम कार्बन स्टील 0.25 to 0.6%, एंड हाई कार्बन स्टील 0.6 to 1.1%, राइट। तो इसका सिंपल आंसर क्या हो जाएगा 54 में, सिंपल आंसर हो जाएगा आपका 1 to 3, ठीक है, 1 to 3 आर ट्रू, और हाई कार्बन स्टील अपन नहीं प्रोवाइड करते, ठीक है, हाई कार्बन स्टील में दिक्कत हो जाती है, तो हम सी तक के प्रोवाइड करेंगे, मीडियम तक के हम क्या स्टील में कार्बन कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 55, इफेक्टिव लेंथ ऑफ ग्रूव वेल्ड, इफेक्टिव लेंथ ऑफ ग्रूव वेल्ड इन केस ऑफ बट ज्वाइंट इज इक्वल टू, ठीक है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ ग्रूव वेल्ड्स इन केस ऑफ बट ज्वाइंट इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू, तो आपका यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा चेक करना, लेंथ ऑफ कंटिन्यूस फुल साइज वेल्ड और लेंथ, ठीक है, और लेंथ ऑफ वेल्ड माइनस ट्वाइस, ठीक है,
द साइज ऑफ वेल्ड, ओवरऑल लेंथ ऑफ वेल्ड माइनस 4 टाइम्स द साइज ऑफ वेल्ड। इनमें से आपका क्या हो जाएगा? सिंपल। तो 55 का आपका हो जाएगा यहाँ पे सिंपली पहला। ठीक है, लेंथ ऑफ कंटिन्यूस फुल साइज ऑफ वेल्ड, राइट, ये चीज हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, जल्दी जल्दी करना है अपने को, है ना। देखो, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका आंसर? ठीक है, इसका आंसर आपका ए हो जाएगा, राइट। लेंथ ऑफ कंटिन्यूस फुल साइज वेल्ड, इसके थोड़ा सा देख लेते हैं। इफेक्टिव लेंथ ऑफ ग्रूव वेल्ड्स, ठीक है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ ग्रूव वेल्ड्स इन केस ऑफ बट ज्वाइंट, ठीक है। इफेक्टिव लेंथ ऑफ ग्रूव वेल्ड्स in case of butt joint is equal to length of continuous full size weld, ठीक है, is equal to length of continuous full size weld। फिर उसके बाद में इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड्स इन केस ऑफ फिलेट जॉइंट, ठीक है, इफेक्टिव लेंथ ऑफ वेल्ड्स इन केस ऑफ फिलेट जॉइंट, ठीक है, इज इक्वल टू ओवरऑल लेंथ ऑफ वेल्ड माइनस 2 टाइम्स साइज ऑफ वेल्ड। ये कहानी है आपकी। फिलेट वेल्ड में दूसरा होता है, और आपका जो बट, ठीक है, आपका जो बट ज्वाइंट है और ग्रूव वेल्ड्स है उसमें अलग होता है, राइट। तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा? लेंथ ऑफ कंटिन्यूस फुल साइज वेल्ड, लेंथ ऑफ कंटिन्यूस फुल साइज वेल्ड आपका ये आंसर हो जाएगा ग्रूव वेल्ड में। नेक्स्ट यहाँ पे चेक करना, फॉर इकोनॉमिकल स्पेसिंग ऑफ अ रूफ ट्रस, इकोनॉमिकल स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस इफ टी, पी एंड आर, ठीक है, आर द कॉस्ट ऑफ ट्रस, ठीक है, पर्लिंग एंड रूफ कवरिंग रिस्पेक्टिवली, देन, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल, ठीक है, 56 का आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 2p, देखो t इक्वल्स टू 2p प्लस आर, ठीक है, t इक्वल्स टू टोपी पे r, ऐसे याद रख लो, t बराबर टोपी पे r, ठीक है, टोपी पे r। जब भी किसकी बात हो, रूप रूप छत, छत बोले तो एक सर के ऊपर एक छत होती है कि नहीं, हाँ, तो वही चीज है, टोपी पे r। चलो, टोपी पे r का मतलब हो गया कि टोपी पे रूफ, टोपी पे रूफ, ऐसे याद रख लेना है इसको अपने को, राइट। चलो, नेक्स्ट की बात कर लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर है आपका 57। 57 में चेक करो क्या बोल रहा है, विच स्टेटमेंट करेक्ट इफ स्प्लाइसेस आर प्रोवाइडेड, स्प्लाइसेस आर प्रोवाइडेड इन द रिनफोर्सिंग बार्स, ठीक है, जो स्प्लाइसेस होती है वो हम प्रोवाइड करते हैं किसमें? इन द रिनफोर्सिंग बार में, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका? सिंपल, 57 में क्या हो जाएगा इसमें कि देखो, इसमें होता है लेफ्ट लेंथ, ठीक है, लेफ्ट लेंथ होता है, राइट। तो लेफ्ट लेंथ वगैरह की बात क्या होती है? चलो पहले तो यहाँ पे देख लेते हैं, स्टेटमेंट देख लेते हैं स्प्लाइस की। लेफ्ट स्प्लाइसेस सेल नॉट बी यूज्ड, लेफ्ट स्प्लाइसेस सेल नॉट बी यूज्ड फॉर बार लार्जर देन 30 mm डाया, ठीक है, लेफ्ट स्प्लाइसेस सेल नॉट बी यूज्ड फॉर बार्स लार्जर देन 30 mm डाया। उसके बाद देखो, फॉर फ्लेक्सुरल टेंशन, फ्लेक्सुरल टेंशन लेफ्ट लेंथ इक्वल्स टू एल डी और 35 विच योर इज ग्रेटर, राइट। क्या बोल रहा है? जो लेफ्ट लेंथ है आपकी एल डी और 35, ठीक है, एल डी और 35, ठीक है, विच इज ग्रेटर फॉर डायरेक्ट टेंशन के लिए आपका क्या हो जाएगा? लेफ्ट लेंथ इक्वल्स टू, ठीक है, 2 LD और 24 फाई विच योर इज ग्रेटर। तो इसमें से आपको चेक करना है, इसमें से आपको चेक करना है कि आंसर कौन सा होगा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका दिस, ठीक है। क्या बोल रहा है? विच एवर इज ग्रेटर, फ्लेक्सर टेंशन, और यहाँ पे कंप्रेशन मेंबर बोल रहा है, राइट। फ्लेक्सर टेंशन की यहाँ पे ये हो जाएगी स्प्लाइस, जो स्प्लाइसेस होती है ना, रिइंफोर्सिंग बार। देखो, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट इफ स्प्लाइसेस आर प्रोवाइडेड इन द रिइंफोर्सिंग बार, रिइंफोर्सिंग बार में जो अपन स्प्लाइसेस प्रोवाइड करते हैं वो किसके लिए? फॉर फ्लेक्सर टेंशन के लिए, और जिसमें कि लेफ्ट लेंथ जो होती है एल डी और 35, ये चीज हो जाएगा विच एवर इज ग्रेटर,
विच एवर इज ग्रेटर, राइट। ये चीज यहाँ पे कहानी बन जाएगी। चलो नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, सिंपल। अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ लेप लेंथ वगैरह क्या होती है ना। लेप लेंथ मतलब क्या होता है, देखो, ड्यूरिंग प्लेसिंग द स्टील इन आरसी स्ट्रक्चर, ड्यूरिंग प्लेसिंग द स्टील इन आरसी स्ट्रक्चर, इफ द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ बार, इफ द रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ बार इज नॉट सफिशिएंट अवेलेबल, इज नॉट सफिशिएंट अवेलेबल टू मेक अ डिजाइन लेंथ, देन लेपिंग इज डन, देन लेपिंग इज डन, ठीक है। उसके बाद में चेक करना, लेप लेप लेंथ इज द मिनिमम लेंथ, लेप लेंथ इज द मिनिमम लेंथ, राइट, that must be provided, that must be provided if two bars, if two bars are joined together such that forces can be transferred, ठीक है, such that forces can be transferred safely। उसके बाद में चेक करते हैं आगे, लेप लेंथ इन टेंशन, ठीक है, लेप लेंथ इन टेंशन, इसमें क्या हो जाएगा, फॉर फ्लेक्सुरल टेंशन एल डी और 30D विच एवर इज ग्रेटर, ठीक है। लेप लेंथ इन टेंशन क्या हो जाएगा, फॉर फ्लेक्सुरल टेंशन, ठीक है, ये तो हमने पढ़ ही लिया। और उसके बाद में डायरेक्ट टेंशन की बात करते हैं, तो डायरेक्ट टेंशन में आपका देखो 2LD और 30D ये आपका चलता है फॉर डायरेक्ट टेंशन में, ठीक है। डायरेक्ट टेंशन में फ्लेक्सर टेंशन में आपका LD हो जाएगा, डायरेक्ट टेंशन में 2LD 24, ठीक है, ये चीज चलती है, ठीक है। विच एवर इज ग्रेटर ये चीज चलती है, बट ये आपका किसके लिए, स्पेस के लिए बात कर रहे हैं ना, तो इसके लिए आपका सिंपल ये वाला आंसर हो जाएगा क्वेश्चन बी का। चलिए आगे बढ़ जाते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 58 में देखो, डेड वेट ऑफ वेस्ट स्लैब ऑफ अ स्टेयरकेस स्पानिंग लॉन्गिट्यूडनली इज कैलकुलेटेड एज, इसको आप कैसे निकालते हो, ठीक है। तो इसका आंसर आपका सिंपल क्या हो जाएगा, ए 25D अंडर रूट 1 प्लस R/T होल का स्क्वायर, ठीक है। ये चीज है आपका, तो 25D अंडर रूट, ठीक है, 1 प्लस R/T का होल स्क्वायर, राइट। ये कहानी आपकी यहाँ पे हो जाएगी, राइट। तो इसका सिंपल, ठीक है, 58 का ए यहाँ पे आंसर हो जाएगा, समझ रहे हो बात को। तो क्या हो गया 25D, ठीक है, अंडर रूट 25D अंडर रूट 1 माइनस R/T का होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया 25D अंडर रूट, ठीक है, 1 माइनस R/T का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये कहानी बन गई, आगे बात करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 59 में बोल रहा है आपका, इन द डिजाइन ऑफ कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल, ठीक है, इन द डिजाइनिंग ऑफ, ये सारी कहानी है। एक्टिव अर्थ प्रेशर बताना है, 30 बोला है, तो 30 में एक चीज याद रखो, है ना, KA और KP, ये चीज कहानी यहाँ पे बोल रहा है ना, ये बोल रहा है, देखो, इन द डिजाइन ऑफ कैंटिलीवर रिटेनिंग वॉल इफ द एंगल ऑफ रिपोज 30, ठीक है, देन द रिलेशन बिटवीन एक्टिव अर्थ प्रेशर एंड पैसिव अर्थ प्रेशर विल बी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा चेक करना है। सबसे पहली चीज तो के ए यदि आप निकालते हो, राइट, के ए आप निकालते हो, है ना, के ए यदि आप निकालते हो तो वो कैसे निकालोगे, 1/sin⁵ डिवाइडेड बाय 1 + sin⁵, ये चीज करते हो के ए निकालने के लिए। तो यहाँ से तो आपका सिंपल है, 1/3 आपका निकल कर आ जाएगा के ए, ठीक है। अब बात आती केपी एंड के ए की, तो केपी हमेशा ज्यादा होता है, केपी हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है ना, किससे, के ए से। तो सिंपल इसका आंसर हो जाएगा सिंपली ए, सॉरी, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, सी इसका आंसर हो जाएगा, क्यों, कैसे, देखो, ये जो के पी आएगा वो के पी आएगा यहाँ पे 3, के पी आएगा 3, क्यों, क्योंकि देखो के ए डिवाइडेड बाय के पी आपका होता है, ठीक है, जस्ट रेसिप्रोकल हो जाता है, राइट, जस्ट रेसिप्रोकल हो जाता है। तो जब इसको ये करेंगे तो 1/3 इंटू
3, तो 1/9 यहाँ पे कहानी बन जाएगी। तो के ए डिवाइडेड बाय के पी इक्वल्स टू 1/9, ये आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो आगे देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है 60 का। क्वेश्चन 60 देखो, अ कंटिन्यूअस बीम shall be deemed, ठीक है, अ कंटिन्यूअस बीम shall be deemed to be deep beam, right, shall be deemed to be deep beam when the ratio of effective span, when the ratio of effective span to overall depth is less than, overall depth is less than, ठीक है, एक कहानी है यहाँ पर, राइट, ये कहानी है। तो इसमें आपको चेक करना है क्या बोल रहा है, अ कंटिन्यूअस बीम shall be deemed to be deep beam when the ratio of effective span to overall depth is less than। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सिंपल, क्वेश्चन नंबर 60 में आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी 2.5, राइट, 2.5 हो जाएगा। कैसे, देखो क्या बोल रहा है, देखो क्या बोल रहा है यहाँ पे, फॉर डीप बीम रेशियो ऑफ इफेक्टिव स्पान टू ओवरऑल डेप्थ, ठीक है, फॉर डीप बीम रेशियो ऑफ इफेक्टिव स्पान टू ओवरऑल डीप डेप्थ मस्ट बी लेस देन, ठीक है, इफेक्टिव स्पान डिवाइडेड बाय ओवरऑल डेप्थ, इफेक्टिव स्पान डिवाइडेड बाय ओवरऑल डेप्थ जो होती है वो क्या हो जाएगी, L/D समझ लो एक तरीके से, वो मस्ट बी लेस देन, वो लेस देन होना चाहिए किस किस के, ठीक है, किस किस के लेस देन होना चाहिए, कंटिन्यूअस बीम के लिए होता है 2.5, ठीक है, 2.5 से ये लेस देन होना चाहिए, है ना, 2.5 से लेस देन किसके लिए, कंटिन्यूअस के लिए, और उसी में आपका सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए ये होना चाहिए कितना, 2, ठीक है, 2 से लेस देन होना चाहिए L/D, ठीक है, सिंपली सपोर्टेड के लिए, राइट। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चेक कर लेते हैं क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, if a circular water tank resting on the ground, ठीक है, has 275 mm thickness, 275 mm thickness, then for M25 grade concrete and Fe 415 steel the minimum percentage of area of steel provided is, है ना। देखो क्वेश्चन अच्छा है, आपको इसमें बताना है कि कितना अपन किस तरीके से इसमें लेकर चलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सर्कुलर वाटर टैंक है, जिसमें से सर्कुलर वाटर टैंक रेस्टिंग ऑन द ग्राउंड हैज 275 mm थिकनेस, 275 mm थिकनेस, देन फॉर M25 ग्रेड कंक्रीट एंड Fe415 स्टील द मिनिमम परसेंटेज ऑफ एरिया ऑफ स्टील प्रोवाइडेड इज, राइट। तो इसमें आपको कैसे आप करोगे इसको ध्यान देना है। इसका सॉल्यूशन आपका हो जाएगा सिंपल, देखो इसको सॉल्यूशन करने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, यहाँ पे 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है कि मिनिमम परसेंटेज ऑफ स्टील, ठीक है, इन अ वाटर टैंक में कुछ स्टील्स का परसेंटेज है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो पहली चीज है यहाँ पे क्या, फॉर थिकनेस, ठीक है, फॉर थिकनेस आपका क्या होना चाहिए, टी, ठीक है, टी इज लेस देन 100 to 100 mm, ठीक है, 0.3%, ठीक है, ये चीज आपका यहाँ पे होना चाहिए। चलो ये चीज याद रखना है, टी इज लेस देन 100 to 0.3%। अब उसके बाद में फॉर थिकनेस बिटवीन 100, देखो थिकनेस बिटवीन, देखो यहाँ पे चेक कर लेते हैं दूसरा थिकनेस, टी बिटवीन, ठीक है, टी बिटवीन 100 to 45 mm, 100 to 45 mm linearly between 0.3% at the rate 100 mm to point, ये कहानी आपकी यहाँ पर क्या बोल रहा है, लीनियरली बिटवीन, ठीक है, इसी में लीनियरली बिटवीन 0.3%, ठीक है, 0.3%, ठीक है, एट द रेट आपका 100 mm, राइट, 0.2% एट द रेट 450
mm। ये कहानी यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, इसको ध्यान देने वाली बात ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ठीक, सॉरी क्वेश्चन कहाँ से, नेक्स्ट यहाँ पे। ठीक है, देखो थर्ड वाली बात करते हैं। थर्ड में क्या हो जाएगा, फॉर थिकनेस यदि टी टी इज ग्रेटर देन 450 mm या फिर 0.2%, ये चीज हो गया। ठीक है, तो उस केस में आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, तो फॉर थिकनेस इक्वल्स टू आपका यहाँ पे हो जाएगा 275 mm। ठीक है, और परसेंट अब यहाँ पे निकालना क्या है, परसेंटेज ऑफ स्टील। तो परसेंटेज ऑफ स्टील निकालने के लिए 275 के लिए, ठीक है, आप क्या करोगे, यहाँ पे इंटरपोलेशन कर दोगे। इंटरपोलेशन कर दोगे, कुछ बात समझ में आ रही है। ठीक है, इंटरपोलेशन कर दो तो आपका 275 के लिए निकल जाएगा। कैसे, देखो। ठीक है, परसेंटेज ऑफ स्टील, ठीक है, इक्वल्स टू आपका क्या हो गया यहाँ पे देखो, 0.2, 450 का। ठीक है, 450 के लिए 0.2%। ठीक है, प्लस प्लस आपका 450 माइनस 275, 450 माइनस 275 हो गई। और यहाँ पे 450 माइनस 100। ठीक है, ये कहानी यहाँ पे हो गई। मल्टीप्लाई में आपका हो जाएगा यहाँ पे 0.3 माइनस 0.2। सिंपल, यहाँ से इंटरपोलेशन हो गया और आपकी वैल्यू निकल गई कितनी, 0.25%। ठीक है, ऑफ बीटी। ठीक है, ऑफ बीटी। तो ये आपका आंसर हो गया। तो यहाँ पे कहने वाली बात क्या है, हमने किस किस के बीच में कर दिया इसको, 450 mm एंड, ठीक है, 275, मतलब 450 mm एंड 100 के बीच में ये चीज कर दिए, इंटरपोलेशन कर दिए, तो आपकी वैल्यू निकल कर आ गई। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंपल, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कीजिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे 62 क्या बोल रहा है, देखो। सब सब्स्टिट्यूट फ्रेम, ठीक है, सब्स्टिट्यूट फ्रेम मेथड इज यूज टू एनालाइज द बिल्डिंग फ्रेम इफ द फ्रेम इज सब्जेक्टेड टू। ठीक है, जो सब्स्टिट्यूट आपकी ये जो मेथड है आपकी, है ना, ये जो मेथड है आपकी, ये किस किस चीज के लिए यूज की जाती है उसको बताना है। ठीक है, तो इसका तो सबसे पहली चीज डी हो जाएगा, वर्टिकल डेड लोड एंड लाइव लोड। ये दोनों के लिए आपका यूज होता है, वर्टिकल डेड लोड एंड लाइव लोड के लिए ये यूज होता है। वर्टिकल डेड लोड एंड लाइव लोड्स, ठीक है, के लिए यूज होता है सब्स्टिट्यूट फ्रेम मेथड। Substitute frame method is used to analyze the building frame if the frame is subjected to vertical dead load and live load। तो ये वाली मेथड आपकी यूज कर ली जाती है, याद रखना इस चीज को। तो इसका थोड़ा सा अपन देख लेते हैं, सब्स्टिट्यूट फ्रेम मेथड होती क्या है। सब्स्टिट्यूट फ्रेम मेथड फॉर एनालाइज ऑफ मल्टी स्टोरी फ्रेम, ठीक है, एनालाइज मल्टी स्टोरी फ्रेम, ठीक है, कैन बी हार्डली अप्रोक्सीमेट एंड क्विक एनालिसिस दिस मेथड हैज बीन अप्लाइड ओनली फॉर वर्टिकल लीडिंग कंडीशन। ठीक है, फिर उसके बाद में the method assumes that the moment in the beams, this method assumes the moment in the beams of any floor are influenced by loading on that floor alone। ठीक है, the influence of loading on the lower or upper floors is ignored altogether। ये सारी कहानी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये चीज याद रखना है, सब्स्टिट्यूट फ्रेम मेथड जो होती है, सब्स्टिट्यूट फ्रेम मेथड ये वर्टिकल के लिए ही यूज किया जाता है, वर्टिकल के लिए किया जाता है, और डेड लोड एंड लाइव लोड के लिए ये चीज किया जाता है। 63 को जरा चेक करो क्या बोल रहा है। क्वेश्चन आया जियोटेक का, रेंकाइंस फार्मूला। ठीक है, फॉर रिटेनिंग वाल के लिए रेंकाइंस फार्मूला आपको बताना है। तो इसके लिए आपका सिंपल क्या हो जाएगा, सिंपल आपका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, मिनिमम डेप्थ बताना है, मिनिमम डेप्थ ऑफ फाउंडेशन कैलकुलेटेड बाय रेंकाइंस फार्मूला।
तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल, इसका आंसर तो देखो बी ही हो जाएगा। कैसे? देखो क्यू नॉट बाय गामा, क्यू नॉट बाय गामा, राइट। गामा मतलब डेंसिटी तो ऑलरेडी मीटर में वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये होता है आपका किलो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये होता है आपका किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, ये चीज होती है। तो मीटर मीटर गया तो आपका ऊपर मीटर आ गया, सिंपल चीज, ठीक है। वन माइनस साइन फाई और वन प्लस साइन फाई, ठीक है, ये कहानी होगी, और होल स्क्वायर आ गया आपका। और देखो ये चीज आ गया क्या? के ए, एक तरीके से पेसिव वर्क प्रेशर, ठीक है। क्यू नॉट गामा के ए का होल स्क्वायर, इस तरीके से भी आप चेक कर लो। तो ये फार्मूला आपका कहीं पर भी पूछ सकता है या लग भी सकता है, तो इसको चेक ध्यान रखना है, ठीक है। के ए सॉरी, क्यू नॉट बाय गामा, ठीक है। वन माइनस साइन फाई, ये चीज कहानी पूरी हो गई। तो आपको ध्यान देना है, इस ऐसे आपको सॉल्व कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं जल्दी से। 64 चेक करो यहाँ पे क्या बोल रहा है, राइट। इफ एल इज द if L is the length of cantilever slab measured parallel to fixed edge, the effective width of the cantilever slab shall not exceed for slabs carrying concentrated load, ठीक है, for slabs carrying concentrated loads, ठीक है, लोड। तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा? if L is the length of cantilever slab if L is the length of cantilever slab measured parallel to the fixed edge, the effective width of the cantilever slab shall not exceed, इसका आंसर क्या होगा? सिंपल, तो इसका आंसर आपका सिंपल L/3 हो जाएगा, ठीक है, L/3। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है चेक करो। 65 क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है। सिंपल, इन सिंगली reinforced section when the section is under reinforced, ठीक है, अंडर reinforced की बात की जा रही है, ठीक है, देन रिलेशन बिटवीन डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस एंड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेप्थ न्यूट्रल एक्सिस इज, राइट, ठीक है। तो इसमें ये बात की जा रही है और अंडर रिनफोर्स की बात की जा रही है। अंडर रिनफोर्स मतलब क्या हो गया? सिंपल है, इसका आंसर हो जाएगा आपका क्या? ठीक है, ये तो बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, तो इसका आंसर हो गया आपका बी, राइट, बी, ठीक है। चलो बैलेंस सेक्शन के लिए क्या हो जाएगा? बैलेंस के लिए ये हो जाएगा, बैलेंस के लिए ये अंडर के लिए, और ये किसके लिए? ओवर के लिए, ठीक है, ये चीज ओवर के लिए हो जाएगा, है ना। ये कहानी आपकी हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करना क्या बोल रहा है। मैक्सिमम रिइंफोर्समेंट प्रोवाइडेड इन अ बीम सेक्शन शेल नॉट एक्सीड, ठीक है, किससे एक्सीड नहीं करना चाहिए? किससे एक्सीड नहीं करना चाहिए बीम में, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल आपका 66 का आपका हो जाएगा डी, राइट। रिपीटेड क्वेश्चन है मेरे भाई, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, बहुत सही। यदि पढ़ते रहोगे तो रिपीट तो होना ही होना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो जल्दी से। मैच द कॉलम, अपने को कॉलम को मैच करना है। क्या बोल रहा है यहाँ पे? मिनिमम नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल स्टील बार्स रिक्वायर्ड कॉलम, ठीक है, कॉलम में, ठीक है, रेक्टेंगुलर कॉलम में, सर्कुलर कॉलम में एंड ऑक्टागोनल कॉलम में, ठीक है। जो लॉन्गिट्यूडनल बार होती है स्टील बार, वो कितनी कितनी प्रोवाइड की जाती है उसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। रेक्टेंगुलर कॉलम की बात यदि करें हम, रेक्टेंगुलर कॉलम की हम बात करें तो उसमें क्या हो जाएगा? समझ रहे हो बात को? रेक्टेंगुलर कॉलम इज इक्वल टू, ठीक है, रेक्टेंगुलर कॉलम में आपकी कितनी डाल के रखोगे, ठीक है, कितना? तो पहली चीज तो इसका देखो मैं बता ही देता हूँ, बहुत ही यहाँ पे इजी है। देखो रेक्टेंगुलर में आपका, ठीक है, 4, सर्कुलर में आपका 6 और ऑक्टागोनल कॉलम में आपका हो जाएगा कितना, ठीक है, ऑक्टागोनल में आपका 8। बात समझ आ गई? रेक्टेंगल में 4 आपके होते हैं, 4 साइड होती है, तो 4 बार लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है। सर्कुलर में, सर्कुलर बोले तो सर्कुलर में सी आ रहा है तो 6
सर्कुलर के लिए 6 और ऑक्टा में 8 होता है, तो ये 8। ठीक है, इस तरीके से आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है पोस्ट टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम। पोस्ट टेंशन प्री स्ट्रेस कंक्रीट, है ना, पोस्ट टेंशन प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट बीम इज टेंशन सक्सेसिवली बाय 4 cables of equal area। ठीक है, सक्सेसिवली बाय 4 cables of equal area and equal stress। the percentage loss in each cable the percentage loss in each cable is found to, ठीक है, this respectively। what will be the total percentage loss in pre-stressing force। ठीक है, what will be the total percentage loss इन प्री स्ट्रेसिंग फोर्सेस, प्री स्ट्रेसिंग फोर्सेस। ठीक है, अपने को बताना क्या, टोटल परसेंटेज वैल्यू। ठीक है, टोटल परसेंटेज लॉस को हमको बताना है। इसको कैसे सॉल्व करोगे, कुछ नहीं है। टोटल परसेंटेज लॉस यदि आपको निकालना है, एक तरीके से क्या ले लो, एवरेज ले लो। ठीक है, 6+4+2 डिवाइड में 3। ठीक है, 4, ठीक है, 6+4 2 12, 12/, तो यहाँ पे हो गया 4%। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, ऐसे आपको यहाँ पे सॉल्यूशन करने हैं और अपने आप को क्या, अपने आप को मतलब अपने आप को तैयार करना है, समझ रहे हो। चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं फिलहाल में। क्वेश्चन नंबर बोल रहा है इन केस ऑफ दिस कर्व डक्ट है आपका। ठीक है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, रिपीटेड क्वेश्चन ही है ये। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सिंपल 69 में आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, द टेंशन एट एनी पॉइंट ऑफ द केबल डिस्टेंस फ्रॉम द एंड इज गिवन बाय, ये वाला आपका आंसर है क्या, पी नॉट ई की पावर माइनस म्यू एक्स डिवाइड में आर, म्यू एक्स डिवाइड में आर। ठीक है, तो याद रखना है कैसे, पी नॉट ई, पी नॉट ई, तो आपको यहाँ पे ध्यान होना चाहिए जो म्यू एक्स, ठीक है, माइनस आपका रहेगा, म्यू है तो माइनस रहेगा, म्यू एक्स डिवाइड में आर। ठीक है, ई की पावर में माइनस म्यू एक्स और डिवाइड में आर है। ठीक है, ये आपकी कहानी बनती है यहाँ पे। म्यू, म्यू का मतलब माइनस सामने में और एक्स डिवाइडेड बाय आर, और इस सब के पावर में मतलब ये ई के पावर में है। ठीक है, चलो नेक्स्ट चीज आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोल रहा है। क्वेश्चन चेक कीजिए यहाँ पे सबसे पहले, द टाइम डिपेंडेंट इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन, यार कितने बार भाई ये क्वेश्चन रिपीट होएगा यार, नाक में दम कर चुका है ना, पर फिर भी भाई रिलैक्स रिलैक्स। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है पढ़ो। ठीक है, देखो, डिपेंडेंट इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ स्टील रिजल्टिंग फ्रॉम सस्टेन्ड स्ट्रेस एंड अ फंक्शन देयर ऑफ इज नोन एज, फिर से एक बार, द टाइम डिपेंडेंट इन इलास्टिक डिफॉर्मेशन ऑफ अ स्टील रिजल्टिंग फ्रॉम सस्टेन स्ट्रेस एंड अ फंक्शन देयर ऑफ इज नोन एज। ठीक है, कहानी समझ में आ गई आपको। इसका हो जाएगा क्या, श्रिंकेज। क्या हो जाएगा, श्रिंकेज। सर 70 का ना, अरे यार श्रिंकेज कहाँ से हो जाएगा यार भाई, ये रिलैक्सेशन होता है ना, याद रखो, स्टील में बात की जा रही है, तो स्टील में आपका ये रिलैक्सेशन ही होएगा। यदि कंक्रीट की बात होती तो वहां पे क्रीप हो जाता। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। इन अ पोस्ट टेंशन, ठीक है, इन अ पोस्ट टेंशन एलिमेंट, ठीक है, द जोन विद इन विच द applied pre-stressing force on steel is fully dissipated into concrete and made to act as a distributed force is known as, ठीक है, ट्रांसमिशन जोन, एंकर जोन, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन जोन एंड आपका एंड ब्लॉक जोन। क्या बात समझ में आई, कुछ बात समझ में आई ना आई, मैं बता रहा हूँ। इसका सिंपल है, इसका आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे, राइट, यहाँ पे आपका आंसर तो ये हो जाएगा बी। ठीक है,
एंकर जोन, क्या चीज, एंकर जोन, ये आपका एंकर जोन यहाँ पे हो जाएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, राइट, एंकर जोन, राइट। चलो अच्छा, एक बात, ये यहाँ पे ये जो बोल रहा है ना, इन अ पोस्ट टेंशन एलिमेंट द जोन विद इन विच द अप्लाइड प्री स्ट्रेसिंग फोर्स ऑन अ स्टील इज फुल्ली डिसिपेटेड, ठीक है, फुल्ली डिसिपेटेड, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा डायग्राम यदि बनाऊं मैं, क्या हो जाएगा देखो, इस तरीके से आपका, इस तरीके से ये ऐसा कुछ आपका रहेगा अरेंजमेंट, और यहाँ पे ये हो गया यहाँ पर, और ये हो गया आपका दिस, राइट। इसके बाद में ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे चेक कीजिए, यूं 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 यूं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, ये चीज, ये कहानी आपकी बन गई। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे आपने एक ब्लॉक ले लिया। अब इस ब्लॉक पे इस तरीके से आपका स्ट्रेस आएगा, ठीक है, स्ट्रेस इस तरीके से आपका आएगा, ठीक। तो ये सारी कहानी, और यहाँ से आपका एक तरीके से ये फोर्स लगेगा, मतलब, ठीक है। और ये है आपका क्या, बेरिंग प्लेन, ये आपका बेरिंग प्लेन हो जाएगा, क्योंकि आप स्ट्रेस करोगे ना, इसको खींचोगे, तो खींचोगे तो ये यहाँ पे इस तरीके से फोर्स लगेगा, है ना। अब टेंसाइल स्ट्रेस ट्रेजेक्ट, इसको क्या देखो, ये जो लाइन है, ये जो लाइन, इसको टेंसाइल स्ट्रेस ट्रेजेक्ट्री बोला जाता है, राइट, टेंसाइल स्ट्रेस ट्रेजेक्ट्री। और वहीं पे ये जो है आपका, ये वाली जो लाइन है, ये होती है आपकी कंप्रेसिव स्ट्रेस ट्रेजेक्ट्री, राइट। टेंसाइल स्ट्रेस ट्रेजेक्ट्री आपकी जो इस तरीके से लाइन है, इसको बोलते हैं, और इसको आपका कंप्रेसिव स्ट्रेस ट्रेजेक्ट्री बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपका यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा एंकर जोन, ठीक है। स्ट्रेस ट्रेजेक्ट्री इज इन इन इंड जोन एंड और एनकोर जोन, इसको बोलते हैं इंड जोन या एनकर जोन बोलते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। 72 यहाँ पे क्या बोल रहा है, अ सिंपली सपोर्टेड, क्या चीज, अ सिंपली सपोर्टेड, ठीक है, अ सिंपली सपोर्टेड प्री स्ट्रेस्ड कंक्रीट बीम ऑफ स्पान 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर आपका स्पान है, और उसके बाद में सब्जेक्टेड टू यूडीएल ऑफ 30 किलोन्यूटन पर मीटर, subjected to UDL 30 kilonewton per meter. A pre-stressing force of 1500 kilonewton is applied. 1500 kilonewton is applied through a parabolic cable having zero eccentricity at both ends and maximum value. Right? ठीक है, maximum value h at center of span. Then what will be the dip if loading balancing concept is applied, loading balancing concept is applied, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, फर्स्ट पहली चीज, तो यहाँ पे सबसे पहले आपका जो बीम है वो कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, ठीक है। ये आपका ये हो गया, यहाँ से ये हो गया, राइट, ये आपकी कहानी ये हो गई, ठीक है, ये आपकी कहानी बन गई। अब यहीं पे चेक करना इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से आप चेक कीजिए, ये और आपका ये, ठीक है, 150 किलो न्यूटन ये हो गया, राइट। यहाँ पे आपका डीप हो गया एच, ठीक है, ये डीप एच हो गया, सिंपली सपोर्टेड बोल रहा है, ठीक है, और यहाँ पे 10 मीटर का स्पान है, राइट। अब हम लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट लगाने के लिए बोल रहा है। लोड बैलेंसिंग कॉन्सेप्ट हम करते क्या है, नीचे से भी वही उतने ही इसका लोड अपन लगा देते हैं, राइट। तो ये लोड बैलेंस वाली कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो जाता है, और ये लोड कितने लगेगा, 8 ph/L का स्क्वायर, 8 ph/L का स्क्वायर, ये चीज आपकी लगती है, ठीक है। अब 8 ph/L का स्क्वायर हम यहाँ पे यदि करें, तो इसमें आपकी वैल्यू
क्या हो जाएगी, देखो 8 PHL का स्क्वायर इक्वल में आपका 30, ठीक है, 30 किलो न्यूटन पर मीटर। ये आपकी कहानी यहाँ पे बनेगी, राइट। अब इसके बाद में आगे चेक करना, ठीक है। 8 × P की वैल्यू 1500, ठीक है, इंटू आपका H डिवाइड में L का स्क्वायर बोले तो 10 का स्क्वायर, ये कहानी होगी। और ये 30 किलो न्यूटन पर मीटर, ठीक है। अब यहाँ से H की वैल्यू आप इजीली निकाल लोगे, तो H की वैल्यू यहाँ से निकल कर आ जाएगी 250 mm, ठीक है, 250 mm आपकी H की वैल्यू आ गई। ध्यान रखना है, तो फार्मूला यहाँ पे कुछ नहीं लगा, क्या लगा 8 PH/L स्क्वायर, क्या लगा 8 PH/L स्क्वायर, ये फार्मूला आपका यहाँ पे लगा है 8 PH/L स्क्वायर, याद रखना है 8 PH/L स्क्वायर, ठीक है, ये चीज, ठीक है। 8 पर आवर लश्कर ऐसे याद रख लो, क्या चीज, जो लश्कर होती है, लश्कर, क्या लश्कर, लश्कर है ना, 8 पर आवर/लश्कर याद रख लेना है बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखते हैं क्या बनता है यहाँ पे, कौन सा है, तो इस, ठीक है, तो इसका आ गया आपका 250 mm, ठीक है। अब 73 बोल रहा है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर विच आर डिजाइन टू अलाउ significant tensile stresses to occur at service loads, and such tensile regions are usually additionally reinforced with non-pre-stressed reinforced, ठीक है, नॉन प्री स्ट्रेस रिइंफोर्समेंट आर नोन एज, ठीक है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर which are designed to allow significant tensile stresses, right, to occur at service loads, and such tensile regions are usually additionally, ठीक है, reinforced with non pre stressed and, ठीक है। तो इसमें आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो 73 में आपका क्या हो जाएगा, देखो सिंपल, पहले चीज इसके बैकग्राउंड में चलते हैं। टाइप ऑफ प्री स्ट्रेसिंग, जो प्री स्ट्रेसिंग होती है उसकी टाइप की बात करते हैं, ठीक है। तो फुल प्री स्ट्रेसिंग जो होता है, ठीक है, वो एक क्लास 1 स्ट्रक्चर होता है, क्लास 1 स्ट्रक्चर। फुल स्ट्रेसिंग जो होती है आपकी, वो होती है फुल स्ट्रेसिंग जो होती है प्री स्ट्रेसिंग, ठीक है, प्री स्ट्रेसिंग वो क्लास 1 स्ट्रक्चर के लिए होता है, जिसपे अपन नो टेंसाइल स्ट्रेस इज अलाउड, टेंसाइल स्ट्रेस हम अलाउ ही नहीं करते, ठीक है। फिर उसके बाद में सेकंड है लिमिटेड प्री स्ट्रेसिंग या फिर क्लास 2 स्ट्रक्चर, जिसको क्लास 2 स्ट्रक्चर बोला जाता है, ठीक है, लिमिटेड प्री स्ट्रेसिंग। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेस अंडर सर्विस लोड्स, टेंसाइल स्ट्रेस अंडर सर्विस लोड इज विथ, ठीक है, विद इन द क्रैकिंग स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट। टेंसाइल स्ट्रेस अंडर सर्विस लोड, जो हम टेंसाइल स्ट्रेस अपन प्रोवाइड अलाउ करते हैं, पर किस तक के लिए, ठीक है, सर्विस लोड्स इज विद इन द क्रैकिंग स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट, विद इन द क्रैकिंग स्ट्रेस ऑफ कंक्रीट, ठीक है। उसके बाद में बोल रहा है पार्शियल प्री स्ट्रेसिंग या फिर क्लास 3 स्ट्रक्चर, इसको हम प्रोवाइड करते हैं किसके लिए, टेंसाइल स्ट्रेसेस आर सच दैट ड्यू टू स्ट्रेसेस क्रैक विड्थ इज विद इन द अलाउएबल लिमिट, ठीक है। तो आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा किसके लिए, डी आपका आंसर होगा, पार्शियल प्री स्ट्रेसिंग मेंबर, पार्शियल प्री स्ट्रेसिंग मेंबर यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं क्या बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका यहाँ पे सिंपल, सिंपली सपोर्टेड प्री स्ट्रेस कंक्रीट बीम, इतना ये आपका दिया हुआ है, सब्जेक्टेड टू अ सुपर इम्पोज लोड 20 किलोन्यूटन, ठीक है, 10 मीटर, ठीक है, प्री स्ट्रेसिंग फोर्स ये आपका 1000 किलोन्यूटन आपका देख रखा है, ठीक है। अप्लाइड थ्रो स्ट्रेट टेंडन लोकेटेड along centroidal axis, then the extreme top fiber stress, तो आपको टॉप फाइबर बताना है, ठीक है। इसके लिए आप करोगे क्या, इसके लिए आपको बस कुछ नहीं करना है, फार्मूला लगाना है, आंसर आ जाएगा, राइट।
तो इसमें आपका फार्मूला क्या लगेगा, सिग्मा ए इक्वल्स टू पी बाय ए प्लस, ठीक है, प्लस टॉप की बात है ना, प्लस टॉप में प्लस हो जाएगा एम बाय, ठीक है, एम बाय आई, मतलब एम बाय आई और ये वाई हो जाएगा, राइट। ये कहानी हो गई आपकी। बस इसमें आपको वैल्यूज को पुट करना है और आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो सिग्मा ए, तो पी आपका दिया हुआ है 1000 किलो न्यूटन, ठीक है, 10⁻³ डिवाइड में हो जाएगा 300 मल्टीप्लाई 500, ठीक है, 300 मल्टीप्लाई 500 प्लस, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा WL²/8, ठीक है, नहीं मोमेंट, यही होता है ना, WL²/8 और मल्टीप्लाई में आपका y एंड i, y आपका हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 2, इसमें आपका 10⁻6 और डिवाइड में i की वैल्यू 300 इंटू मतलब BD³, ठीक है, 500 का क्यूब डिवाइड में आपका 12, अल्टीमेट यहाँ से सिग्मा ए जो निकलेगा, ठीक है, वो निकल जाएगा आपका 26.7 मेगा पास्कल, ठीक है, ये चीज यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। बात समझ आ गई, मतलब देखो मेगा पास्कल बोले तो न्यूटन पर mm², ये होता है आपका मेगा पास्कल, समझ आ गई बात। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 75 की बात करते हैं। विच स्टेटमेंट इज नॉट एप्लीकेबल टू प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर, ठीक है, प्री स्ट्रेस कंक्रीट मेंबर के लिए कौन सी आपकी क्या बोलना चाहिए, जो स्टेटमेंट है वो एप्लीकेबल नहीं है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखो सिंपल, हाँ, इट कंबाइन हाई स्ट्रेंथ, इट कंबाइंस हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट, इट कंबाइंस हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट विथ हाई स्ट्रेंथ स्टील इन एन एक्टिव मेंबर, राइट, इन एन एक्टिव मेंबर, ठीक है। उसके बाद में हाई टेंशन स्टील वायर्स आर यूज्ड टू ट्रांसफर टेंसाइल स्ट्रेसेस टू कंक्रीट सेक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सिंपल देखो स्टेटमेंट आपको जज करना है कि कौन सा सही है और कौन सा नहीं। तो इसमें आपका हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर 6 बी, ठीक है, हाई टेंसाइल स्टील वायर्स आर यूज टू ट्रांसफर टेंसाइल स्ट्रेसेस टू कंक्रीट सेक्शन, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, बी वाला आपका सिंपल आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट ये है आपका रिपीटेड वाला, राइट। चलो तो हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, यहाँ तक के का जो है ना, 50 मिनट लगभग हो गया, 1 घंटा लगभग होने वाला है। तो यहाँ तक का हम इसको स्टॉप करते हैं और कंटिन्यू करते हैं 76 से नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो हमारे साथ बने रहिए, हम आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन करवाने वाले हैं जिससे कि आपका बहुत अच्छे से फायदा होने पाए। बात समझ रहे हो, है ना, बात समझ रहे हो ना, ठीक है। तो आपको अच्छे से हमारे साथ बने रहना है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।